कल नया टॉपिक स्टार्ट किए थे आप लोगों का इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक दो पॉइंट एग्रीकल्चर में रह गए थे, उसे मैं पहले कवर करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आते हैं इस पर वापस बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक। ठीक है, एग्रीकल्चर में एक दो पॉइंट रह गए थे, उसको एक्चुअली नोट फॉर्म में लिख लेना, फिर आते हैं वापस इंडस्ट्री वाले में। परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना एक्चुअली में इसलिए लाई गई थी कि जो हम लोग पेस्टिसाइड और वीडिसाइड बहुत ज़्यादा खेतों में यूटिलाइज करते हैं ना, उसकी मात्रा रैशनलाइज वे में, या उसको कम यूज़ किया जाए या ना ही यूज़ किया जाए। इसका मेन काम था, इसका मेन उद्देश्य जो था, एक तो सॉइल डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करना, सॉइल एक्चुअली में जो डिग्रेड हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन हेल्थ, किसान की इकोनॉमी मतलब इनकम उनकी, पेस्टिसाइड वीडिसाइड जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत कम करना। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास, उसी में एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुने होंगे ना, हिंदी पता है इसकी आपको? ऑर्गेनिक भी कहते हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ एक टर्म है स्पेसिफिक हिंदी में। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस, तुम लोग इतना ना भूला करो यार, जैविक कृषि। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है, यहाँ पे सारे सिंथेटिक फाइबर जितने होते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मतलब जो बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं, कीटनाशक, उन सब का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। किसका यूज करना है? बायो फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, बायो रेमेडिएशन यूज करने हैं। बायो फर्टिलाइजर्स पता है आपको क्या होता है? गोबर खाद। बायो फर्टिलाइजर गोबर खाद भी आएगा, साथ में आता है उसमें ब्लू ग्रीन अलगिया पढ़े हैं? ब्लू ग्रीन अलगिया कभी सुने? हरित 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 हाँ, हरित लवक, कवक, कवक ना, ब्लू ग्रीन एल्गे ना, हरित कवक सवाल है सब। ब्लू ग्रीन एल्गे है अलग, और एक दो हैं वो आप देखिएगा। तो वो सब यूज करके क्या करना है,
ये फार्मिंग करनी है। और इसमें किसका बढ़ावा दिया गया? इंटरक्रॉपिंग की, मिक्स क्रॉपिंग की, मिक्स क्रॉपिंग, एक साथ एक दो फसलें उगाना। इंटरक्रॉपिंग मतलब स्पेस देके एक्चुअली में फसलों का बुआई करना। कभी आप देखे होंगे सरसों के साथ गेहूं और सरसों साथ में बोई जाती है ना, वैसे काइंड ऑफ कुछ फसल कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग है ना, मिक्स क्रॉपिंग। या कुछ फसल ऐसी भी बोई जाती हैं जो कुछ पहले पैदा होती हैं, कुछ जल्दी निकाल दी जाती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, मेन फसल और एक सब्सिडी फसल होती है उसकी। गन्ने में मटर, हाँ यस, वैसे ही टाइप का। तो मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, इन सबको प्रमोट किया गया। इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर और सिंचाई के जो बहुत दोहन हो रहे थे, उन दोहन को कम किया जा सकेगा। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना था? सिक्किम। ठीक है, अभी और भी स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने लगे हैं। अब अगला आता है ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आपको इसके नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं, इवन बायो फर्टिलाइजर भी नहीं यूज करना है। पूरी तरह से परंपरागत चीज़ें जैसे गोबर का खाद, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी, सिंचाई करनी भी नहीं है वैसे भी, उसमें ये सब आएंगे। जीरो बजट जिसमें बिल्कुल पैसा ना लगे, ना तो फर्टिलाइजर पे आपको पैसे लगाने हैं, ना ही किसी बायो फर्टिलाइजर पे पैसे लगाने। जो घर में आपके होता वही चीज़ें यूटिलाइज करनी है, जैसे गोबर के नॉर्मल वर्षा हो गई, उससे वो सब चीज़ें यूटिलाइज करना है। इसमें ना तो एग्रीकल्चर सिंचाई का बहुत ज़्यादा रोल होगा, ना आपके फर्टिलाइज़र का। ये एक तरह से देखा जाए क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पेस्टिसाइड और वीडिसाइड सब फ्री फसल जो होगी। अब लेकिन इसमें समस्या भी आएगी ना, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बीज भी नॉर्मल यूज करने, हाइब्रिड बीज वगैरह नहीं यूटिलाइज करने हैं। मतलब बजट ज़ीरो रखना है। इनपुट, कुछ पैसे जो इनपुट इकोनॉमी होते हैं वो नहीं लगाने हैं। अब इसमें समस्या भी तो आएगी। अब इसको पूरी तरह से हर जगह पूरे देश में तो लागू किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी प्रोडक्शन घट जाती है और इसमें भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसीलिए इन सबका जुडिशियस वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कुछ पार्ट इसका हो तो कुछ पार्ट इसका हो, जिससे चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहे। तो इसमें भी समस्या आएगी कि बहुत ज़्यादा पता चले बीमारी लग रहे हैं, उसका क्या करेंगे, फसल नुकसान हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हो सकता है खाने को मतलब दिक्कत हो जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाए। तो इन सब का मेनली प्रमोट एज ए सब्सिडरी फॉर्म में किया गया कि इसको ज़रा प्रमोट किया जाए। देखते हैं इससे सॉइल हेल्थ सुधरेगी। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड एक बन रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज से सॉइल क्या होती है, डिग्रेड हो जाती, खराब हो जाती है। सॉइल हेल्थ कार्ड, हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड तो बन ही रहा था। उसमें ये एक्चुअली में ZBNF परंपरागत कृषि विकास योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ZBNF को प्रमोट किया गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट आपको अगर मिलते हैं, आप थोड़ा और ढंग से जब नोट्स में देखेंगे ना, कुछ और पॉइंट आपके फैक्चुअल चीज़ें ऐड होंगी, बट ओवरऑल क्या कनेक्ट करना है वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, किस ईयर में इसको प्रमोट किया गया है और किस ईयर से ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। सिक्किम जो है 2016 में पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य बना। ठीक है, सिक्किम
जब भी है ना शून्य बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं उसको, जीरो बजट वाले को। इसमें क्या है कि शून्य बजट का अर्थ है किसी ऋण का उपयोग किए बिना और निवेश की खरीद पर बिना पैसा खर्च किए खेती करना। वही हो गया, इनपुट पे कोई कॉस्ट नहीं लगानी है। प्राकृतिक खेती का अर्थ होता है रसायनों के बिना खेती करना। जैव उर्वरक, केंचुओं, गोबर आदि का उपयोग पर बल दिया जाता है। गोबर, केंचुए ये सब पे बल दिया जाता है। ये सब तो खेत में ही पाए जाते हैं ना। सुभाष पालेकर ने 1990 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हरित क्रांति के विकल्प के रूप में विकसित किया है। हाँ, सुभाष पालेकर ने। नब्बे कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगला आता है एक पॉइंट और आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। आप लोगों ने रिवोल्यूशन सारे लिख किए थे कि नहीं? मैंने बोला था ना लिस्ट आउट करने को। इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन भी लिखे रहे होंगे आप लोग। क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन? पहली बार कब हुआ? 7 यस अपने यहाँ वैसे 60 अपने ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या किया गया? एक तो हाइब्रिड बीज आए, गेहूँ और धान सबसे ज़्यादा धान, दूसरा फर्टिलाइजर यूज का, तीसरा सिंचाई पे मेन फोकस होगा, मैकेनाइजेशन, इकोनॉमी। इस सबसे क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना, फूड की शॉर्टेज की समस्या खत्म हुई ना। इसमें मेनली फोकस किस पे था? धान और गेहूं पे मेन फोकस था। और एरिया कौन सा था? पंजाब था, हरियाणा था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था और आंध्र प्रदेश, ये था ना पहले वाले में। दूसरा 1980 के दशक में चालू किया गया, तो थोड़ा एरिया उसका बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अभी इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि 1-2 फसलों पे केंद्रित था। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के नुकसान आपको ओवर का बता दिया था, फर्टिलाइजर के यूज के पता है आपको नुकसान क्या क्या होता है ओवर का। तो ओवर यूज से इसका नुकसान भी तो होने लगा। ये चीजें इसके कौन में हो जाएंगे जब भी लिखेंगे। यही हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं हिंदी में, ठीक। क्या बताओ? इसमें मेनली देखो किस पे फोकस कर रहे हैं। इकोनॉमी इनकी बढ़नी चाहिए। हमें कोई भी टॉपिक जब इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं तो मेनली क्या देखना होता है? इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इनकम बढ़ाएगा, क्या आउटपुट आएगा उसका, उन चीज़ों पे फोकस करना होता है। उन चीज़ों पे फोकस करना है ना। इसमें क्या हो, प्रोडक्शन बढ़ गई ना, फूड शॉर्टेज जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो 66-67 के अराउंड ही आया था पहला वाला। 60 के दशक के 70 का दशक बोलते हैं उसे, 70 का दशक। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। तो इसके आपको प्रॉज कॉन्स अच्छे से पता होने चाहिए कई पॉइंट में। वो पॉइंट एक्चुअली में ब्रेकअप हम कराते जब हैं तो ब्रेकअप के बाद आपके दिमाग में टॉपिक आना चालू हो जाते हैं। जैसे आप हॉलिस्टिक वे में देखेंगे तो आपको टॉपिक नहीं याद आएंगे, लेकिन जब एक्चुअली में ब्रेकअप फॉर्म में देखेंगे तो आपको पॉइंट याद आ जाते हैं, जब वही तोड़ दिया जाता है। हमने 2-3 क्वेश्चन जिनको बोले थे, किसी ने कुछ लिखा है, समझ में आया था?
इस बार फुल सिलेबस टेस्ट है इकोनॉमी का। सैटरडे इवन हो सकता है कुछ टॉपिक ना कवर हो, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं रहेंगे क्या? 31 को फुल सिलेबस रहेगा, और लेकिन इस सैटरडे भी टेस्ट है ना। 31 को हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन की बुकलेट पकड़ाई जाएगी कोचिंग की, किसी कोचिंग की उठा के, इकॉनमी की, उसमें सब रहेगा करंट का। और इस बार वाला टेस्ट सैटरडे है, वो हमारी तरफ से 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको इस बार। हाँ, सभी सब्जेक्ट अब जो जो पेपर बना के देंगे उसको लोग जाने। क्यों, वो सेगमेंट में आते हैं क्या सबके? फुल सिलेबस नहीं आते? हाँ, खैर आप लोग इकॉनमी पूरी रिवाइज करिएगा, हम कोई कोताही नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे दिसंबर तक इकॉनमी से फुर्सत पा लें अच्छे से, मतलब कुछ बचा ना रहे इनका। बार बार पढ़ने से, टेस्ट देने से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों की अच्छी हो भी गई। वो लग रहा होगा सबको, जो पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने टेस्ट दिए होंगे सीरियसली, उनको लग रहा होगा कि चीज़ें अब कंट्रोल में है इकॉनमी वाली, सीरियसली जिन्होंने दिया है। और जिन्होंने नहीं दिया है उनकी तो कोई बात नहीं, वो अभी 2-3 साल बाद फिर रोएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। अभी जो टाइम है यूटिलाइज जो नहीं कर रहे हैं, वो 1-2 साल 3 साल बाद इतने फ्रस्ट्रेट होंगे कि तैयारी छोड़ दें। अब क्या करें, घर वालों के ताने, सबके ताने सुनेंगे, तब उनको होश आएगा कि रियलिटी लाइफ होती क्या है। अभी सिर्फ पढ़ना है, याद करनी है चीज़ें, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई ये कहता नहीं आ रहा, तो उस खुद से पूछे पहले कि कितने घंटे पढ़ाई किया। बहुत ज़्यादा टाइम फोन पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको घटाइए। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों का फोन ही है। फोन का टाइम दिन में 1 घंटे 2 घंटे फिक्स कर दीजिए, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और माइंड पे कंट्रोल रहेगा आप लोगों का। और जब सीरियसली सबकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसको जिस एग्ज़ाम का देना है उसका सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए, फोकस्ड स्टडी। वरना 1-2 साल बाद इतना डिप्रेशन होना चालू हो जाएगा कि डॉक्टर के पास या तो बड़बड़ाओगे या तो सबसे मुँह छुपाते फिरना चालू कर दोगे। हर स्टेज पे एक्चुअली में उसके बाद कुछ फैक्टर आपका उस दिन कैसा जाता है क्या नहीं, वो सब तो फैक्टर बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए सबकी। बहुत रोजी पिक्चर नहीं है कंपटीशन का, फुल कंपटीशन है वहाँ पे, और कट ऑफ कितनी जाएगी किसी को कुछ नहीं पता होता। फुल तैयारी करके जाते हो तब भी वहाँ पे गलतियाँ होती हैं सिली उसके बाद भी। उन छोटी छोटी गलतियाँ पहले से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे उतनी गलती आपकी मिनिमाइज रहेगी। सिर्फ सपने में देख के कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, वो बन गए, हम कल को ऐसा कर देंगे, नौकरी में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऑन ग्राउंड रहिए, सिलेबस पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस तरह के पैटर्न हैं, चीज़ें रटिए, याद करिए, मनप करिए, और चीज़ें समझ के याद करिए। ये सब भूल जाइए कि हम समझने वाला टॉपिक कर लेते हैं, हम रटने वाला नहीं कर पाते, ये नहीं, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा मिले, कुछ नहीं होता। हर चीज़ें करनी है आपको। आप कंपटीशन में आए हैं, आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। मेमोराइज नहीं होता आप लिखेंगे कैसे आंसर, आप बताओ ना। अब है, अब समझ के रटना। पहले होता था कि बस जो रटा दिया था रट लेते थे ना, अब है उसका क्या उपयोग है, एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं, वो चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी स्टेज में है आपको। अब दिसंबर चल रहा है, टारगेट बेस्ड स्टडी बनाइए, टारगेट ऐसा सेट करिए कि वो कंप्लीट हो आपका। ये नहीं कि टारगेट इतना छोटा बना लीजिए कि पता चले आज कंप्लीट हो गया,
5 दिन मौज करेंगे, फिर उसके बाद 1 हफ्ते का टारगेट हमारा कंप्लीट। ये वाला भी टारगेट नहीं चलेगा, चीज़ें रटी होनी चाहिए, 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी। कई लोग ऐसे भी आते हैं कि कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में। कंफ्यूज का रीज़न वो अपने आप से पूछे, क्या वो 4-5 बार किए थे उस क्वेश्चन को जहाँ कंफ्यूज हो रहे थे? एक बार करने पे ऑलवेज आप ऑप्शन देके कंफ्यूज होंगे। रिवीजन बार बार ही कंफ्यूजन दूर करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी वैकेंसी आ रही, जो भी जिस फील्ड का एग्जाम दे रहा है उस फील्ड के रिलेटेड सिलेबस देखे, उस फील्ड के रिलेटेड अपनी मेहनत कर लें। जिनको बीसीएस पे फोकस कर रहे हैं, बीसीएस यूपीएससी पे जो स्पेशली फोकस कर रहे हैं, उस पर जो दोनों फोकस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके, अब टाइम नहीं है किसी के पास। कैसे टाइम निकल जाएगा 2-3 महीने पता नहीं चलेगा, एग्जाम सर पे है। और सीरियस तैयारी करके आप नहीं देते, बाई चांस से लक बाई चांस किसी का होता है, नहीं होता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने मेहनत ही नहीं की, आपने सिलेबस नहीं तैयार किया, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपने गलती क्या की। तब आपको वहीं 4 लोग 10 लोग जुटे हुए मिल जाएंगे, अरे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से नहीं आया, उस किताब से नहीं आया, उस नोट से नहीं आया, वो कोचिंग बेकार है, ये नोट्स बेकार है, ऐसे ऐसे आएंगे। जबकि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए जाएं, बाकी जनरली कोई भी अच्छे नोट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। और अगर क्वेश्चंस घुमाता भी है तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है किसी टॉपिक के, तो आप रिलेट करके आंसर्स दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। बस आपका कंसंट्रेट होना और प्रैक्टिस काम आएगी। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में आपको चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो एक एक सब्जेक्ट जैसे पढ़ाए गए थे, जब से अगर आप लोग ढंग से तैयार किए हैं, जैसे बताया जा रहा है, वो चीज़ें आपके थ्रू आउट हो जाएंगी, आप सेल आउट कर जाएंगे। और आप लोग सीरियसली ले नहीं रहे, मजाक आप लोगों को लग रहा है कि पूरा साल बीतता जा रहा है, फिर अगले साल क्या करेंगे? फिर यही करेंगे। कुछ है ऑप्शन आप लोगों के पास? फिर 2 साल बाद क्या ऑप्शन है? सिलेबस बड़े हैं, देखिए इतना टफ भी नहीं किया जा सकता ना, इतना आसान है कि सोते सोते हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। हम बहुत ज़्यादा प्यार से मतलब रोजी पिक्चर नहीं दिखा सकते आप लोग, अननेसेसरी जब मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं, अगला पॉइंट था इंडस्ट्री वाले पे आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले लगभग सारे पॉइंट अब कवर हैं, कुछ बचे नहीं हैं। अगर कुछ चीज़ें उसमें हैं तो वो चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें जो कल मैंने कही थी वो रट लीजिएगा, बीसीएस के हिसाब से आते पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में भी मेंस के आंसर में कोट करने के काम आते हैं। और एक पॉइंट और है उसमें, खनिज और मिनरल्स के भी आपको डाटा पूछे जाते हैं। कौन से स्टेट में किस खनिज का उत्पादन होता है और किस एरिया कहाँ ज़्यादा उसका और एरिया है, तो उस खनिज की लिस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये सब डाटा मिलेगा आपको, एक आर्क की बुक आती है, जस्ट प्रीलिम्स के पहले आती है, यूपी बीसीएस के घंटा चक्र की, उसमें ये सारे डाटा अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी के अच्छे खासे। उस जस्ट प्रीलिम्स से ज़्यादातर पहले ही आते हैं। उसमें बजट भी अपडेटेड रहेगा, उत्तर प्रदेश का बजट रहेगा, इकोनॉमिक्स हिंदी में आता है, वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों में आता है। तो वो सारी जगह काम आएंगे उनके डाटा, ठीक है। वो बुक आती है, अभी बुक आई होगी पिछले साल वाली, तो उसको भी देख के आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डाटा चेंज नहीं होता। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते कि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक। ट्रांसपोर्ट डाटा पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन कौन कौन से हैं?
मॉड क्या है ट्रांसपोर्ट के मॉड? रोड, रोड, जलवायु, रेल, एयर, वाटर, वाटर में इनलैंड और मैरीन। कितने हैं ना? और कोई मॉड है क्या? इंटरनेट, इंटरनेट हम अभी लगेज का और बोल रहे हैं, सामान का, गुड्स का। ठीक, अब इसमें एक एक पॉइंट पकड़ो इसके। ट्रांसपोर्ट के साधन आपको क्या चाहिए यहाँ पे? रोड का। अभी हम किसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे? इंडिया की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखना होगा? ये सब किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ना, पता है ना इतना तो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में है। अब रोड का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? पहली बात तो रोड, देखिए इसके डाटा आपको पता होने चाहिए, डाटा पता होना चाहिए कितना रोड आपके यहाँ बना हुआ है, NHI कितना है, स्टेट हाईवे कितने हैं, रूरल रोड कितने हैं, इस तरह के पीसेस में क्वेश्चन पूछ लेता है जी। कहाँ पे? इनलैंड एंड मैरीन। इनलैंड नदियों द्वारा है, नदियों द्वारा, मैरीन समुद्र। ठीक। रोड में आप ये देखेंगे कि रोड का क्या है? कॉस्टली ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एक्चुअली में लगेज की जो ढुलाई है, लॉजिस्टिक वाले हैं, वो किसके थ्रू है? हमारे यहाँ रोड के थ्रू है। ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी ट्रेवल करने में, बहुत ज़्यादा एक साथ सामान ले जाने में, ये सब में दिक्कत है। रोड बना कितना, उस पर समस्या है, रोड बनेगा कैसे? उसके लिए क्या चाहिए? फंड। अभी क्या देख रहे हैं? रोड में क्या क्या बनाने में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, आपके पास ये डाटा आ गए, बताइए कितना % रोड है आपके यहाँ? एनुअल रिपोर्ट 2021 और 22 के अनुसार लगभग रोड का, सड़क का नेटवर्क है 63.72 लाख किलोमीटर, 63.72 लाख किलोमीटर, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है 21-22। सेवन 2 लाख किलोमीटर। सर 2021-22 21-22। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई उसी 21-22 के अनुसार 1,40,995 किलोमीटर है। 1,40,995 किलोमीटर है। कौन कौन बोला वर्ग किलोमीटर? कौन बोला वर्ग किलोमीटर बोला, वर्ग नहीं बोला, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर बोला, क्षेत्रफल निकालोगे क्या सड़क? किलोमीटर वर्ग, ठीक है, इधर आओ। अब रोड में समस्या क्या है? देखो ये तो हो गए आपके डाटा, ठीक है। अब रोड में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली क्या क्या इश्यूज होते हैं? एक तो हमें पहली बात तो रोड चाहिए ही चाहिए, कितना
ठीक है, रोड क्या होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होनी चाहिए। उसकी सेफ्टी मतलब रेटिंग अच्छी होनी चाहिए कि एक्सीडेंट कम हो। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए फंड चाहिए, क्रेडिट कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा या ट्रिपल पी के थ्रू बनेगा, किसके थ्रू, वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इससे कॉस्ट कितना पड़ता है, इसमें क्या चलेंगे, ये सब चीजें हो गई ना। रोड डेवलपमेंट से क्या होगा, अगल बगल आपकी इंडस्ट्री और इकोनॉमी ग्रो होंगी ना। अच्छे रोड होने से आपकी इकोनॉमी का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, ट्रेवल फास्ट हो जाएगा, ये सब चीजें होंगी ना। तो इसमें आपकी जो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर करने के लिए क्या करती है सरकार, कई तरह की स्कीमें लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, पैसे इन्वेस्ट करती है लॉजिस्टिक का। तो इसमें कई मॉडल आएंगे, दिखेगा ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल होंगे रोड बनाने के लिए। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बताएंगे। पब्लिक प्राइवेट फंड का सलूशन मिलेगा कहीं से, क्योंकि रोड बनाने के लिए कई समस्याएं आएंगी ना, उसमें हो गया। रोड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें वाहन एक्ट पड़ेगा ना, मोटर व्हीकल वाहन एक्ट, उसका भी मेंशन होना चाहिए कि किस तरह कितनी स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए और बेल्ट लगाना चाहिए, ये वगैरह वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट की सुविधा और क्या कहते हैं कि सुरक्षा को प्रमोट किया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह। इसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है कंपैरेटिवली इन सब के। ठीक है, एयर की भी महंगी है, रेल और वाटर की अपेक्षा रोड की महंगी है, लेकिन अभी हमारे यहाँ लगभग 70-80% जो माल की ढुलाई है किससे है, रोड से है। इसको घटाना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर देना है, ज़्यादातर शिफ्ट करना रेल पे और इनलाइन वाटर का बहुत ज़्यादा चलन किया जा रहा है। इनलाइन वाटर वे अथॉरिटी पढ़े होंगे आप, सुने होंगे आप लोग, गंगा ब्रह्मपुत्र को लिंक किया जा रहा है। 106 वाटर वे टोटल बनाए गए, 111 हो गए हैं अभी करंट में, जो कुछ चिन्हित किए गए हैं, कुछ ऑपरेशनल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी आएगा जब बनाया जाएगा, कई जगह पेड़ कटेंगे, कुछ कटेंगे। उसके लिए क्या किया जाता है, रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम जो अगर इनटेंजिबल जो बेनिफिट होते थे उसका अगर नुकसान हुआ है तो वो कवर होगा ग्रीन मफलर से। ग्रीन मफलर जो रोड के किनारे बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वो नॉइज पोल्यूशन को भी कम करने के लिए और डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश का बहुत ज़्यादा जो रात में रिफ्लेक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। ये चीज़ें आपको करनी है। अब इसमें आपको इतने पॉइंट दूंगे, लिस्ट आउट जो करना है आपके नोट्स में है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ बचता नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, बाकी मैं उसको बैठ के अभी देख के नोट्स बोलो डिक्टेट करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड है आपके पास। शॉर्ट नोट्स में भी ये चीज़ें, और आपके पास जो एक और लेंदी वाली बुक है उसमें भी है। ठीक, उसमें और डाटा कैसे इंटरकनेक्ट, अब इसमें आपका आएगा स्टेट हाईवे कंपोनेंट जब इसके सुधार में आएंगे, और एक NHI आएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, तो वो कब बना था उसका देख लीजिएगा, और वो उसकी फंडिंग कहाँ से, वो काम किसके अंदर काम करता है। अब रेल के अंदर आएंगे, ये रोड का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में क्या है, पब्लिक और गुड्स दोनों के लिए काम करता है। एक चीज़ और देख लीजिए कि टूरिज्म को भी बढ़ाएगा अगर रोड नेटवर्क अच्छा होगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, किसानों को भी फायदा करेगा, और किसको फायदा करेगा, हेल्थ की समस्या दूर नहीं होगी, एजुकेशन जैसे रोड बना होगा तो सबको आवागमन सुविधा हो जाएगी ना, मूवमेंट आसान हो जाएगा सबका, पब्लिक का, ये सारी बातें होंगी ना।
ये सब आप बातें इसके प्रॉज में लिखेंगे, मतलब फायदे में, बेनिफिट में, और नुकसान में इसके बताएंगे और क्या क्या समस्या हो रही है रोड बनाने में, कितनी रोड बनी, कितनी बननी चाहिए। यूपी में कितने एक्सप्रेस वे हैं? यूपी में पूछ रहा हूं, एक्सप्रेस वे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे यूपी में है। पता नहीं, गिन नहीं सकते, दिमाग लगाओ ना सब लोग, गिनना चालू करो एक तरफ से यार। नोएडा की तरफ से एक यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, उसी से लगा हुआ कौन सा एक्सप्रेस वे है? आगरा एक्सप्रेस वे, 2 हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल पता है ना कि नहीं पता? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। गंगा एक्सप्रेस वे दिल्ली से यहाँ तक प्रयागराज, मेरठ से। और कोई है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, अभी वो हो गया बारिश का, उसमें याद रखना मतलब है। कौन और गिनाओ? 13 है तो गिनाओ। 13 हमने तो नहीं पढ़ा। 13 कौन कौन से? लिंक एक्सप्रेस वे भी जोड़ दिए क्या सर? हाँ 6 ही है ना? 6 हैं। ठीक है, ये सब जो अभी याद कराए ये सब एग्जाम्पल कोट करने के काम आएंगे आपके, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क होगा तो महाराष्ट्र में होगा, सेकंड नंबर पे यूपी में होगा नेशनल हाईवे। अब आते हैं रेल पे। रेल का ट्रांसपोर्ट क्या है? एक तो ट्रेवल पर्पस, पब्लिक ट्रेवल पर्पस, दूसरा लॉजिस्टिक। यहाँ पे हम इकोनॉमी पर्पस से दोनों को अगर देखते हैं तो जो लोगों का ट्रेवल है वो हाईली सब्सिडाइज है, तो ऑलवेज घाटे में रहता है। आता है माल फ्राइट, मतलब मालगाड़ी, ठीक है। तो माल ढुलाई में जो यूज होता है उससे फायदा तो कमाती है, लेकिन क्या होता है, रेलवे बहुत ज्यादा चार्ज लगाती है, कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा, जो पोर्ट होते हैं, वेयर हाउसिंग, यहाँ पे एक्चुअली में सामान, मालगाड़ी जहाँ पे आएगी वहाँ पे सामान लाना फिर ले जाना, वहाँ से वहाँ सामान रखने के लिए व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, तो फिर ये सक्सेस होगा। एक तो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, कंटेनर डिपॉट जो होते हैं वो दिक्कत, और दूसरा रेलवे लाइन पे इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ने की वजह से क्या हर जगह रेलवे लाइन कनेक्टिविटी ना होने से दूर दूर के इंटीरियर एरिया में समस्याएं आती हैं। तो इनके डाटा जो है रेलवे में आप आएंगे तो टोटल डाटा भी नहीं है अवेलेबल हमारे पास। इसमें जो डाटा दिया अलग अलग दिया, कहीं विद्युतीकरण वाला टोटल दिया है, कहीं ब्रॉड गेज का दिया है, कहीं पे दिया है लोअर गेज का, मतलब
वो अलग अलग मीटर गेज का दिया डाटा, अलग अलग ब्रॉड गेज और मीटर गेज का। तो कंपेरेटिवली इस पे जो इन्वेस्टमेंट सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसके लिए मल्टी मॉडल पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। आपको पता होगा वाराणसी में पहले डेवलप हुआ था ना, उसके बाद झारखंड में एक जगह डेवलप हुआ, जहाँ पे एक्चुअली में रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का एक ऐसा वो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें कनेक्ट रहें, आप आके वहाँ पे सामान रख सके, फिर सामान लोड हो सके, अपलोड फिर अनलोड हो सके और सामान सप्लाई किया जा सके। तो इसमें मेनली क्या करना है, इसकी जो पटरियाँ हैं उनको एक्चुअली में रिन्यूअल और मेंटेनेंस करने की, उस पर माल की ढुलाई हो सके, मालगाड़ियों की संख्या बढ़ानी है और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इंटरसिटी कनेक्टिविटी रहेगी, अगर जो टर्मिनल होगा आपका रेलवे, तो वहाँ से सामान आसानी से लोड और अनलोड हो सकेगा। दूसरा, पैरेलल लाइन क्रिएट की जा रही है, फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाए गए हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर दिल्ली से कनेक्ट एक बनाया गया है वेस्ट बंगाल तक, लुधियाना आगे जाके, और दूसरा बनाया गया है इधर दादरी के पास से गया है मुंबई तक। तो ये क्या किया, एक पैरेलल लाइन अलग मालगाड़ी के लिए बना दी गई है, फ्राइट कॉरिडोर के लिए। उससे क्या होगा, सामानों का मूवमेंट स्पीड अप हो जाएगा, सामानों का मूवमेंट स्पीड अप हो जाएगा। तो वो बिजनेस को क्या करेगा, वैल्यू ऐड करेगा और सस्ता होगा देन की रोड के कंपैरेटिवली, रोड के सामानों का मूवमेंट सस्ता होगा। तो हमारा जो लॉजिस्टिक रेटिंग आती है वर्ल्ड लेवल पे कुछ 14 या ऐसे % कुछ ऐसे हैं, बाकी जगहों पे लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ती है कुछ उनकी जीडीपी का 7-8%, हमारे यहाँ लगभग 16-17% पड़ती है। तो उसमें भी कमी आएगी धीरे धीरे। लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है मतलब सामान वाला जो ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, अब अगला पॉइंट है एयर कार्गो का। एयर कार्गो बहुत अर्जेंट वाले चीज़ों पे, एक तो देखिए ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेवल मीडियम है सबके ह्यूमन बीइंग का, वो है अब तो सस्ता हुआ, उड़ान स्कीम उसमें चलाई गई है, उड़े देश का आम नागरिक, और डिफरेंट काइंड एयरपोर्ट हर जगह डेवलप किए जा रहे हैं रीजनल बेसिस पे। 100 एयरपोर्ट बहुत फास्ट बेसिस पे एक्चुअली में टारगेट पूरा करने का कंप्लीशन किया गया। तो और कार्गो की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिससे इमरजेंसी मतलब ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये है कि जब सामान का डिलीवरी होता है बिजनेस में, तो कई बहुत ज़्यादा बार सामान एयर के थ्रू जब फास्ट वे में डिलीवरी करानी हो तो जाता ही जाता है, उसी से महंगा पड़ता है। अब जिसमें आती है रीजनल कनेक्टिविटी एयर में, उससे क्या फ़ायदा होता है कि बिजनेस का मूवमेंट आसान हो जाता है, लोगों का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, और जब सप्लाई डिमांड यहाँ ज़्यादा वर्क करती है तो किराए क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। सप्लाई डिमांड पे इसके किराए बढ़ते घटते रहते हैं, और एक रीजनेबल किराया हो गया है। जैसे एक्चुअली किसी रूट पे ज़्यादा फ्लाइटें चलने लगती हैं तो क्या होता है, वहाँ का किराया कम हो जाता है, और इतने पोर्ट बना के कनेक्टिविटी धीरे धीरे बिजनेस के और प्रॉस्पेक्ट, जिस सिटी में एयरपोर्ट बनता है वहाँ और भी धीरे धीरे बिजनेस डेवलपमेंट होता है। जैसे आज बना तो आज ही नहीं डेवलप होगा, वो 8, 10, 15 सालों 20 सालों बाद आपको वो डेवलपमेंट दिखेगा वहाँ पे, कि यहाँ पे जब मूवमेंट का साधन हो गया। अब अगर किसी को आना हो भाई दिल्ली से मुंबई या आगरा आना हो या इलाहाबाद आना हो, बनारस आना हो आपके, अगर तुरंत उसके पास फ्लाइट कनेक्टिविटी मुंबई से आनी है, उसके पास टाइम नहीं है, अगर कनेक्टिविटी रहेगी फ्लाइट की तो वो क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, दिन भर में मीटिंग करके वापस जा सकते हैं ना। अगर कनेक्टिविटी नहीं हुई तो पता चला पीलीभीत से लखनऊ तक ये 10 घंटे लग जाते हैं, ट्रेन लेट हो गई या 5-6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे तो लगते ही लगते हैं अगर जनरली जाओ ना, और वहाँ बंगलौर से दिल्ली आ जाओ सिर्फ 2 घंटे में,
और पता चले शाम तक मीटिंग वगैरह अटेंड करके जो भी आपको काम करना था वो काम निपटा के वापस भी पहुँच जाओ। तो यहाँ पे किसका रोल है मेनली? इकॉनमी का ना। इकॉनमी अगर प्रॉस्परस हुई किसी रीजन की, वहाँ पे कनेक्टिविटी सुविधाएं क्या होंगी? अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा और आपका चाहे सामान लगेज मूवमेंट हो, कहो पूरी तरह गुड्स मूवमेंट हो, चाहे सर्विसेज का हो या ह्यूमन का मूवमेंट हो, पीपल का, वो भी बहुत आसान होगा। टूरिज्म भी बढ़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप सबसे अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, अगर इसकी यहाँ कनेक्टिविटी और भी शहरों से अच्छी हो जाए। यहाँ आसपास कौन सा एयरपोर्ट नज़दीक है? बरेली अभी चालू हुआ है, पहले नहीं चालू था ना। अभी उतना ज़्यादा चालू भी नहीं है, लखनऊ ही था, तुरंत चालू नहीं था। यहाँ के जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह है, इको टूरिज्म जो प्रमोट करना है, अब वो सब किसके थ्रू प्रमोट किया जाता है? अभी लखनऊ के थ्रू प्रमोट किया जाता था, फ्लाइटें ज़्यादातर लखनऊ से ही थी। और आपके यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा टूरिज्म, इंटरनल टूरिज्म सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यूपी में आते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आए चाहे विश्व से आए, सेकंड नंबर पे यूपी में टूरिज्म है बहुत ज़्यादा। प्लेस मतलब टूरिस्ट आते हैं देखने बहुत सी चीज़ें। तो उसकी अगर थोड़ी मार्केटिंग और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ना। अभी सरकार क्या कर रही है? बनारस का देख लो, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। इलाहाबाद, अयोध्या, ये सब कनेक्टिविटी क्या की जा रही है? प्रचार प्रसार के साथ वहाँ एयरपोर्ट भी खोले गए। बनारस में भी एयरपोर्ट, अयोध्या में भी एयरपोर्ट खोला जा रहा, ट्रेन से कनेक्टिविटी हुई और वहाँ पे आपका इनलैंड वाटर वाला कनेक्टिविटी भी डेवलप की जा रही है। ये सब क्या करेगा? कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस आएगा, अलग अलग बिजनेस भी आएगा ना। क्योंकि जब कनेक्टिविटी आसान होगी, लोगों का मूवमेंट आसान होगा, और मूवमेंट आसान होगा तो लोगों का जो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। वो बहुत फास्ट लाइफ हो जाती है। कहीं कहीं देखोगे मेट्रो सिटीज़ की लाइफ क्या है, बहुत फास्ट है। मुंबई की लाइफ देखोगे सुबह से शाम तक, वहाँ कनेक्टिविटी अगर अच्छी ना रहे तो पता चलेगा वहाँ 60-70 किलोमीटर, या दिल्ली में देख लो मेट्रो की कनेक्टिविटी अगर नहीं अच्छी रहेगी तो क्या कोई 60-70 किलोमीटर से 1-1.5 घंटे में पहुँच पाएगा अपने ऑफिस? नहीं पहुँच पाएगा ना। अभी आप लोगों किसी को बरेली जाना होता है तो सोचना पड़ता है यार 1.5-2 घंटे लगेंगे जाने में, और फिर वहाँ टाइम इन्वेस्ट होगा, पूरा दिन जाएगा। और यहाँ 50-60 किलोमीटर लोग रोज़ ऑफिस अटेंड करने जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई में जा रहे हैं ना। सुबह निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। प्रोडक्टिव निकल रहा है ना सबका। ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुड होने की वजह से ना वहाँ पे रेलवे नेटवर्क काम कर रहा है ना मेट्रो सिटीज़ के, और वो फ़ायदे में भी रहते हैं वो नेटवर्क्स, क्योंकि उसके किराए भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट की अर्निंग भी अच्छी है उससे। अच्छा इकोनॉमिक सोर्स है ना गवर्नमेंट का, टैक्स बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन है, टिकट कलेक्शन है, इन सब का, और लोगों को रोजगार भी मिला हुआ। तो कभी भी देखोगे कोई भी इकोनॉमिक वर्क जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको ये चीज़ें देखनी है और लिखनी है। तेल में क्या प्रॉब्लम है, क्या डाटा है आपके पास, उस डाटा को कैसे जस्टिफाई करने हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बताते हुए वो चीज़ें आपको लिख लेनी है। वो एयर में भी हो गया, एयर कनेक्टिविटी बढ़ने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती आपको। जहाँ पे जब भी आप कहीं बिजनेस मीटिंग या इन सब के लिए जाएंगे या कहीं भी बड़े बड़े, तो आपको ये समस्या होती है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है जाने के लिए। आज से 10-11 साल पहले की बात करूं तो जैसे रेणुकूट वगैरह, सोनभद्र वगैरह जाना होता था, या असम में 1-2 बार मुझे जाना पड़ा था, तो वहाँ समस्या ये होती थी कि कोई एयरपोर्ट तो है, आप आके बनारस उतरे या बनारस की अगर डायरेक्ट फ़्लाइट मिली तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट फ़्लाइटें नहीं थी। तो सोनभद्र जाने के लिए आप सोच लो हमें कहाँ जाना पड़ेगा पहले, या तो हम लखनऊ आए, लखनऊ से फिर कितनी दूर है सोनभद्र, बहुत दूर है। जितनी देर में हम मुंबई से सोनभद्र लखनऊ नहीं पहुंच रहे थे उसका हम 10 गुना टाइम
दे रहे हैं वहाँ से जाने में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो और बल्ले बल्ले ना, रोड अच्छी हैं कई जगहों पे। अब तो रोड काफ़ी अच्छी बन गई, 10 सालों के बाद की डेवलप कर रहा, 10 साल पहले की। वेस्ट बंगाल में जाना पड़ा था मुझे हल्दिया एक बार, तो वहाँ भी समस्या थी, हमें नदी क्रॉस करके जाना पड़ा था नाव से। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की भी समस्याएं झेली थी। और थोड़ा सा लेट नाइट हुआ तो पता चलेगा आपको साधन ही नहीं मिलेंगे। आसाम में ये समस्या होती है। आसाम में बोंगई गांव एक जगह है, वहाँ पे IOCL का प्लांट है। दिग्बोई आप लोग नाम सुने होंगे, डिब्रूगढ़ ये सब। और बोंगई गांव है, IOCL का रिफाइनरी है वहाँ पे। अब वहाँ जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता था गुवाहाटी। और गुवाहाटी से भी लगभग अगर दिन में बस पकड़ते हैं आप, क्योंकि वो डिस्टर्ब एरिया है, तो आपको ये होता था कि दिन में वापस वहाँ पहुँच जाना। नाइट में कुछ मिलेगा नहीं आपको। अगर लेट नाइट हुई है कहीं, आप अगर 5-6 शाम हो गई तो बेटर आप गुवाहाटी में स्टे करिए, सुबह निकलिए। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। अभी तो थोड़ा बहुत डेवलप कनेक्टिविटी बढ़ गई। अभी तेजपुर में वहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला था, सुना था मैंने, अभी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी अब बढ़ गई, लोग बताते हैं कई जगहों पे। कुछ जगहों पे था, बिहार में आप जाते हैं वहाँ पे ब्रिजेस नहीं मिलेंगे, या रोड कनेक्टिविटी पता चला बहुत दूर से घूम के जाना पड़ रहा है। पहाड़ों पे आप जाइए, वहाँ पे कनेक्टिविटी ना होने से हेल्थ, एजुकेशन, सारी सर्विसेज, सारे बिजनेस डेवलपमेंट क्या है, रुके पड़े हैं। वहाँ पे मार्केटिंग कोई स्टाफ में, प्रोडक्शन या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसी का कोई मतलब रहेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ लगती है? अगर विलेज या गांव में लगानी हो आपको, गांव के आसपास किसी एरिया में, तो वहाँ अगर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं होंगी, उनके पास रोड, रेल और एयर की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या वो अपनी चीज़ें मार्केटिंग कर पाएंगे टाइम पर? यहाँ पे एक टाइम बाद आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, जो आप दिन भर बैठ के पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो टाइम आपको लगेगा यार ये टाइम हमारा प्रोडक्टिव बहुत निकल सकता था। पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, बैठे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, जा रहे हैं, पहुँच रही है। वो सब टाइम जो कंज्यूम हो रहा, उस टाइम को क्या करना, रिड्यूस करना। इसीलिए स्पीड वाली जो ट्रेनें देखोगे आप, गुजरात और मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन का प्रोविज़न किया गया था ना। राजधानी ट्रेनें ज़्यादातर किसको कनेक्ट कर रही हैं? कैपिटल टू कैपिटल दिल्ली कनेक्ट कर रही ना, और काफ़ी स्पीड वाली ट्रेनें दिल्ली से मुंबई के बीच में ज़्यादा चल रही हैं कि लोग जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, टाइम से काम खत्म करें, फिर रिटर्न हो सकें। कई ऐसी ट्रेनें लोकल, या आप देखोगे सूरत से भी 1-2 ट्रेनें ऐसी चलती हैं जो कम टाइम में मुंबई पहुंचा देती हैं। सुबह चलती हैं, उनके टाइमिंग ऐसे रखे गए, सुबह चल के 9-10 बजे वहाँ पे पहुंचा दें। वो ट्रेनें भी एकदम फुल चलती हैं। हर चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है। जिसका नहीं डेवलप रहेगा वो प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए इनलैंड मल्टी मॉडल पोर्ट एक्चुअली में डेवलप होने चाहिए वहाँ पे। एयर का हो गया आपका, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जॉब मिलेगी आपको। कार्गो के प्राइसेस बहुत इतने होने चाहिए कि मतलब कॉस्ट बढ़ाए ना, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आते हैं वाटर पे। वाटर में एक है इनलैंड में क्या आएगा, रिवर के थ्रू ना। रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, रिवर में पेरिनेलियल मतलब सदाबहार रिवर होनी चाहिए। उसमें कंटिन्यूस इनफ मात्रा में पानी होना चाहिए जिससे उसमें कार्गो चल सके या नॉर्मल शिप चल सके। सबसे कम कॉस्ट इसी पे आती है, पानी वाले जहाज़ों पे। अगर सभी मॉडल्स का देख लिया जाए तो ये जो मैरीन हो चाहे इनलैंड हो। अब अगर इनलैंड वाले में क्या, एक तो पोर्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा रिवर के किनारे, ठीक। दूसरा क्या होगा,
पानी का आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सर्वे करना पड़ेगा। बर्फ वाहिनी लगी होती हैं? वाटर लेवल और हाँ। वेदर कंडीशन। बर्फ वाहिनी लगी होती है और Yes. गहराई भी होती है नदी तक। उसके बाद इस पोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ रोड और रेल से कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपको, इसको भी रोड रेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। वेयर हाउसेस वगैरह यहाँ भी होने चाहिए, ये भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी देखना पड़ेगा कि जो वहाँ की इकोलॉजी है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि नदियों में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना, पोल्यूटेड ना होने पाए रिवर्स, ये भी ध्यान रखना। और इसकी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनी है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है हमारे साथ, ये पूछा गया है क्वेश्चन। रोड वाले में ब्रिजेस भी आएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस अगर नहीं होंगे तो आप जहाँ पे नदी बीच में पड़ रहे हैं या कोई बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप देखेंगे ओवर ब्रिज भी बनते हैं ना शहरों में, कि नीचे से ब्रिज आ रहे हैं तो उसकी भी कनेक्टिविटी, उस ब्रिजेस का भी निर्माण करना पड़ेगा। ये सब आपके एग्जाम्पल में लिखेंगे। देखिए, देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक मतलब वैल्यू वाला, समुद्री से रास्ते से होता है। 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में और 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से होता है। कौन सा? मैरीन वाला। इंटरनेशनल जो भी होता है ना व्यापार, उसमें ज़्यादातर सामान किससे जाते हैं? कार्गो शिप से ना। बड़े बड़े शिप होते हैं, कंटेनर लोड होते हैं, तो पोर्ट बने हुए हैं ना आपके। 8 कुछ मेजर पोर्ट है कि 13 मेजर पोर्ट है? कितने मेजर पोर्ट है? 13 है ना। और भी पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। भारत के पास करीब 75 से 16.6 किलोमीटर तटीय रेखा है। तटीय रेखा ना, तो पोर्ट कई जगहों पे डेवलप किए जा सकते हैं, कई जगहों पे नेचुरल पोर्ट है। एक चीज़ आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इंडियन कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे किस पे पोर्ट नेचुरल पाए जाते हैं, कहाँ पोर्ट बनाने आसान है, कहाँ नहीं है। कहाँ पे? बोलो जो बोल रहे हैं, क्यों शर्मा रहे? पश्चिमी घाट। बोलो क्यों? मुंबई अरे क्यों पश्चिमी घाट पे क्यों पोर्ट डेवलप हो रहे हैं और ईस्टर्न घाट पे नहीं? क्योंकि हम सर उस साइड में जो देश है, जो अफ्रीका और सऊदी और उस साइड से ज़्यादा व्यापार करते हैं, और वहाँ की सेल की ट्रेड की कठिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दी गई ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दी गई ना, तब क्यों नहीं पता? पढ़ेंगे क्या पढ़ा है बताओ? उधर क्या देख रही है? उधर देखो, बताओ। सर जो पूर्वी वाला है वो इधर स्ट्रेट है, उधर से वो जो ब्लैक है वो कटी हुई निकल, और वो क्या है उधर से? पूर्वी से बोलो ना, जो चीज़ बोल रही हो क्लियर कर बोलो। बोलो सर स्ट्रेट है एकदम, उसमें बीच में लैंड कटी हुई निकल, नहीं उल्टा बोल रही है। ये सब जोग्राफिकल रीजन होते हैं क्या तुम लोगों को? पढ़ना मिल से रीजन, जोग्राफी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? लिख लीजिए उस पर कितना कोर्स है। 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए, देखिए 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 को संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। जुलाई 2018 तक भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, अभी भी वही हैं।
111 राष्ट्रीय जलमार्ग थे जुलाई 2018 तक, और अभी भी वही है 111 ही, अभी बढ़े नहीं है। अब देखिए इनलैंड वाटरवे में आपको समस्या देखिए 2-3 चीज़ों की देखनी पड़ेगी। पहले तो इस जहाँ पे इनलैंड पोर्ट, जहाँ पे ये पोर्ट होंगे, इनलैंड पोर्ट नहीं, पोर्ट जो होंगे नदी रिवर के किनारे, वहाँ की रोड और रेल से कनेक्टिविटी, सामान की ढुलाई होनी चाहिए, ठीक है, उसका रेगुलेशन। इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, पानी कंटिन्यूअस फ्लो रहे वहाँ पे, और चीज़ें बीच में क्या है, पेड़ वगैरह गंदगी कोई फैलाने ना पाए, और इंडस्ट्री जहाँ जहाँ लगी हो वहाँ पोर्ट अवेलेबल हो, इनलैंड वाटरवे सक्सेस हो जाएगा। ठीक, इसका एक तो सस्ता पड़ता है और चीज़ें आसानी से टाइमली पहुँच जाएंगी। ठीक, ये हो गया इनलैंड वाटरवे। और मरीन में आपको पता चल गया, मरीन एक तो सबसे बड़ा चीपेस्ट होता है। अब इसमें सबसे बड़ी क्या है, डेवलपमेंट किसका है मरीन में? पोर्ट के। तो कुछ नेचुरल पोर्ट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट होते हैं। पोर्ट का डेवलपमेंट, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, आजकल कुछ पोर्टों को प्राइवेटाइज BBB मॉडल के तहत डेवलप कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, और ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे पोर्ट है? वेस्ट बंगाल में हल्दिया कोलकाता। हल्दिया कोलकाता, कोलकाता हल्दिया है ना, कोलकाता नहीं है ना। वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा नेचुरल पोर्ट पाए जाते हैं। कोचीन है, नवासेरा है मुंबई का, उसके बाद यहाँ पे कंडाला है। ये एक्चुअली में इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं पोर्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सब्सिडेंस एरिया है। सब्सिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपभ्रंश, जानते हैं? सब्सिडेंस एरिया है। एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ एस्चुरीज हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे रिवर जो है सेडिमेंट कम कैरी करती है। इधर ही की रिवर है जो वेस्टर्न घाट वाली, तो यहाँ सेडिमेंट्स नहीं आते, तो ये क्या होता है, डेल्टा वाली नहीं बनाती यहाँ की रिवर, पेरिनियल नहीं है, एस्चुरीज बनाती हैं। और यहाँ सब्सिडेंस होने से क्या होता है, नीचे पानी ऊपर तक यहाँ आता है, इसलिए इस एरिया में पोर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। और इधर क्या है, ढेर सारी रिवर आती हैं, तो रिवर क्या अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं। सेडिमेंट क्या होता है, ये पूरे एरिया में कहीं कहीं डेल्टा और इको टोन एरिया बनाता है एक्चुअली में। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पोर्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, बार बार सफाई करनी पड़ती है। इस साइड में कौन कौन से पोर्ट हैं, एक पारादीप यहाँ कहीं है, एक विशाखापट्टनम पोर्ट है, तूतीकोरन भी है। तूतीकोरन कहाँ, मैप पे, नवासेरा यहाँ कहीं है, कंडाला यहाँ कहीं है, उसके बाद कोचीन यहाँ पे कहीं है। तूतीकोरन बताओ, हाँ किस स्टेट में है? चेन्नई भी है। ठीक है, ये सब पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कहाँ ज़्यादा कार्गो आते हैं कहाँ नहीं। ठीक है, अभी भी हमारे पास ट्रांजिट पोर्ट की दिक्कत होती है। ट्रांजिट पोर्ट हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल पे है, ये कोलंबो है, कोलंबो के पास में कहीं बनाया गया है। यहाँ कहीं, ठीक।
ये सब जब आप ट्रांसपोर्ट का एनालिसिस लिखेंगे ना, अगर उसमें मरीन वाला लिखते हैं तो आप फिगर बनाइए और इसको रिप्रेजेंट करिएगा। नहीं करेंगे रिप्रेजेंट फिगर बना के तो नंबर बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। ठीक, पोर्ट के डेवलपमेंट में इसका पैसे लगेंगे। ट्रिपल पी मॉडल से भी पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं और टोटली गवर्नमेंट मॉडल पे भी। सबसे ज़्यादा समस्या जो समुद्र वाले में आती है वो पोर्ट के रिलेटेड ही है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें वायु परिवहन तो हो ही गया आपका, यदि डाटा और फैक्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा यार। और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। 2030 तक, पहले 2024 टारगेट था कि पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जाना। ठीक है, ये सब बातें, ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। आपको एक्चुअली में क्या, किसी भी चीज़ के पहले, जैसे अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके थोड़े बहुत डाटा आपके पास चाहिए, कितना है और क्या चल रहा है, या गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। अब उस पर महंगा पड़ता है कॉस्ट कि सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये देखना उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और उस नुकसान को दूर करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। इतना ही काम करना होता है किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम में। ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। फैक्चुअल चीज़ें इंटरलिंकेजेस चीज़ें, ये चीज़ें बता दी गई आपको। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जेगरेट करें तो वो चीज़ें बताते जाएं, पढ़ाते जाएं, तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं मॉडल्स पे, कौन कौन से वो होते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के नवरत्ना होते हैं, महारत्ना होती हैं, मिनी रत्ना होती हैं। इस तरह की इंडस्ट्रियाँ पढ़े ना हम लोग, उसमें लिख लीजिए नवरत्ना कंपनियां कौन सी हैं। नवरत्ना कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश खुद से कर सकती हैं, मतलब सेल्फ डिसीजन से। 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। और नवरत्ना कंपनियों का धारणा प्रारंभ हुई 22 जुलाई 1997 से। सर 1997, 22 जुलाई 1997 से। ठीक, महारत्ना एक दूसरी श्रेणी है महारत्ना की। ये सब सार्वजनिक उद्यम वाले हैं, पब्लिक सेक्टर वाले। ठीक है, महारत्ना में है, ये 4 फरवरी 2010 से स्टार्ट किया गया है। 4 फरवरी 2010 से स्टार्ट किया गया है। हाँ, 5000 करोड़ तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। नवरत्ना वाले में 13 कंपनियां लिख लीजिएगा, महारत्ना वाले में 11 कंपनियां हैं। वो लिस्ट देख लीजिएगा, लिस्ट दिखाना है, देख लीजिएगा आप, क्योंकि वो कई बार अपडेट भी हो जाती है तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। कितनी है महारत्ना, कितनी है नवरत्ना, ये जरा अपडेट करिएगा। अभी तक जो है 13 नवरत्ना है और 11 महारत्ना है। मिनी रत्ना
ये भी 8 अक्टूबर 1997 में ये धारणा लाई गई थी। 8 अक्टूबर 1997 में। इसमें 2 श्रेणियां मिनी रत्ना में। दो श्रेणियां, एक तो 500 करोड़ तक स्वविवेक से, दूसरा 250 करोड़। एक 500 करोड़ तक, दूसरा 250 करोड़ तक। ठीक। अब भारत में सार्वजनिक उद्यम को बढ़ाने का रीजन क्या था? ये भारत में सार्वजनिक उद्यम, जो ऐसे उद्यम जिनमें 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसके पास होती है? सरकार के पास होती है, मैनेजमेंट कंट्रोल, वो PSU सेक्टर कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सार्वजनिक उद्यम। इसमें 13 है, अभी तो मुझे 13 ही पता है, देख लेना। किसमें हो सकता है पढ़ लें, इसीलिए तो मैंने कहा डाटा अपडेट कर लेना, सोर्स देख के अपडेट करना। अगर वो बढ़ गई तो देख लेना, डाटा अपडेट कर लेना। इसीलिए मैं एक्चुअली में चीज़ें, क्योंकि देखो जो सोर्स हमारे पास रहते हैं कैंडिडेट, उन चीज़ों के जो डाटा रहते हैं हमारे पास वो देते हैं, कहते हैं उसको करेक्ट में अपडेट कर लेना, क्योंकि ये सब वेरी होते रहते हैं। ये सार्वजनिक उद्यम एक्चुअली में 3 उद्देश्यों से, एक्चुअली में इनके 2-3 उद्देश्य थे, वो लिख लीजिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना या अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए। मेन पर्पस क्या था? कल्याणकारी राज्य का बढ़ावा देना और उसमें बेरोजगारी, गरीबी, इन सबको दूर करने के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक और मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। समाज के सभी वर्गों के लिए क्या लिखे बताओ? सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट, निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में, निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण में नेता के रूप में कार्य करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण करने में नेता के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक, ये इंडस्ट्री के हो गए। और इंडस्ट्री वाले जो कुछ, एक देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी
ये सारी बातें एक्चुअली मुझ दिन बता दी थी आप लोगों को, और कौन कौन से इंडस्ट्रियल एक्ट आए थे, किस साल क्या क्या चेंजेस हुए थे वो हो गए। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर पे। अगला पॉइंट है एनर्जी सेक्टर। अभी इसमें बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीमें भी चली है, ठीक है, जो अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चली है ना, उसको थोड़ा मतलब कल देख लीजिएगा आप लोग एक बार पलट के, तो कल उसको बताएंगे। और कुछ BBB मॉडल के भी हैं, उससे भी देखना होगा। कुछ स्कीमें भी चली हैं, स्पेशल स्कीमें, तो उन स्कीमों के बारे में भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्जामिन करने को बोल देता है, या उनके उद्देश्यों के बारे में पूछता है, ठीक। वो चीज़ें भी आपको तैयार करके रखनी पड़ती हैं। जैसे उड़े देश का आम नागरिक ये जो उड़ान स्कीम चलाई गई थी, उसके बारे में भी पूछा जाता है। सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में पूछा जाता है। सिविल एविएशन सेक्टर समझ रहे हैं क्या होता है? सिविल एविएशन सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर यही एयर वाला है वो कहते हैं, मतलब जो सिविलियन के काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिविल एविएशन, सिविल मतलब हवाई यात्रा के लिए जो सिविल मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उसी के सेक्टर के रिलेटेड। अब उसमें एयरपोर्ट बनाने में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट किया जा रहा है, उससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे एक तो बिजनेस डेवलपमेंट, कहीं भी एयरपोर्ट बनेगा, दूसरा टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेडिकल सुविधाएं आसानी से, हॉस्पिटल का मतलब आजकल एयर एम्बुलेंस भी चलते हैं ना, ये सब चीज़ें थ्रू आउट हो जाएंगी। तो कुछ कॉमन पॉइंट ऑलवेज हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोग एक देख रहे हैं कि कुछ कॉमन पॉइंट लगभग, अगर जनरलिस्टिक आंसर आपको कुछ नहीं याद आ रहे हैं फैक्ट, तो एक जनरलिस्टिक आंसर्स तो लिख ही सकते हैं, और दूसरा आपके पास फैक्ट होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे किसी दूसरे से। ये बात जाने रहिए, आप उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं और उसमें जो फैक्ट हैं वो चीज़ें आप डिनोट करिए वहाँ पे, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और प्रीलिम्स में इन सब से क्वेश्चन, इन सब सेक्टर से वैसे आते हैं लेकिन कम आते हैं। इसमें क्या, गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं इस सेक्टर की, उस पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें आता है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सब लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो ना, कोई बात ही नहीं है। तो ये सेक्टर के बारे में तो पढ़ेंगे सब, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स। अब हमें परंपरागत बताओ कुछ, परंपरागत जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, वो तो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, नवीकरणीय उसे कहते हैं, वो इसमें आएगा नॉन कन्वेंशनल में। हाँ कोयला, और बताओ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस आता हमारे हिसाब से नॉन कन्वेंशनल। समाप्त हो जाती है ना, और जो अभी यूज कर रहे हैं ये भी है, ज़्यादातर जो यूज कर रहे हैं, तो कोल बेस पावर प्लांट ज़्यादा है ना अभी, कोल बेस पावर प्लांट है, गैस बेस, डीजल इंजन बेस पावर प्लांट है, इस तरह के पावर प्लांट है ना एनर्जी सोर्स के। और हमारे अभी लगभग 62% या 63% पावर जनरेशन किससे है, कोयले से है। तो उसमें क्या क्या नुकसान है,
कोल बेस्ड पावर प्लांट, इसमें बताओ क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या एक्चुअली में कोल की सप्लाई की है। इकोनॉमिक पर्पज से देखा जाए कोल की सप्लाई की है, उस ग्रेड का कोल मिलना, और इससे क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन है ना बहुत ज़्यादा, और क्या है, माइनिंग वाली समस्या है। ट्रांसपोर्टेशन भी कोल का हर जगह होना चाहिए, कोल की शॉर्टेज हो जाती है ना बीच बीच में। ये सब समस्याएं हैं इससे। और हमारा इस पर कितना ज़्यादा, एक तो कार्बन क्रेडिट क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट है, ये आपको पता है। इन्वायरमेंट का क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, ये सब इसी की समस्या है। क्या हुआ ऊर्जा क्षेत्र में, इसमें जो डाटा है, तापीय बिजली से 61.3%, 61.3%, ठीक है। और इसमें ही आते हैं बड़े हाइड्रो पावर प्लांट में, कन्वेंशनल में ही आएंगे ना बड़े हाइड्रो पावर प्लांट। इन सब पे स्टार्टिंग में आपको क्या है, कोल बेस्ड पावर प्लांट या हुए हाइड्रो पावर में कैपिटल कॉस्ट लगती है ज़्यादा, इसमें रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। कोल बेस्ड में हाइड्रो पावर प्लांट पे कैपिटल कॉस्ट मतलब पूंजीगत व्यय, जो पूंजीगत बजट पढ़ते थे आप लोग, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उस पर इन्वेस्टमेंट एक बार ज़्यादा पड़ता है। इसमें क्या नाम, हाइड्रो पावर प्लांट पे। कोल बेस्ड पावर प्लांट पे कैपिटल है, रनिंग पे भी खर्चा इनपुट वाले पे, जबकि हाइड्रो पे नहीं है। हाइड्रो अपेक्षाकृत इससे क्लीन है, लेकिन इसके लिए रिवर की अवेलेबिलिटी और जहाँ पे बांध बनना वहाँ पानी कैसा है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। उतना डेप्थ नहीं जाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं हमारे पास पावर जनरेशन के, और कितना परसेंट उसका इकोनॉमी में योगदान है। अब पूरा ये नहीं जाना है कि हाइड्रो पावर प्लांट में आपका डैम बनाना पड़ेगा, पानी रिजर्वायर बनेगा, पेन स्टॉक लगेगा, वगैरह वगैरह, टरबाइन लगेगी, फिर डायनामो चलेगा, फिर बिजली पैदा होगी, ट्रांसमिशन, ये सब नहीं पढ़ना, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना होता, ये सब कैपिटल कॉस्ट में। और सेम इसमें भी होता है कि अब साइंस तो आप पढ़ नहीं रहे इसको, कोल बेस्ड पावर प्लांट पे आपको क्या देखना है, एक तो इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसकी देखनी है, इन्वायरमेंट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, और फॉसिल फ्यूल से मतलब एनर्जी सोर्सेज के लिए ये सस्टेनेबल है कि नहीं, वो चीज़ें देखनी है। आपको इसके अंदर नहीं जाना है कि पावर प्लांट कहाँ कहाँ बने हैं, उसमें टरबाइन, बॉयलर और ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी, इतना अंदर घुस के नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। कभी कभार साइंस में पूछा हुआ रन ऑफ रिवर या ये सब रिवर, तो उतना ज़्यादा डिटेल कोई जो चर्चा में रहते हैं करंट में, उसके बेसिस पे उसने पूछा था कुछ, कौन से टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट की बिजली ज़्यादातर क्लीन है, रिन्यूएबल है, कैपिटल कॉस्ट लगती है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है इसकी अपेक्षाकृत। रनिंग कॉस्ट तो रहेगी, मेंटेनेंस वगैरह, एम्प्लॉइयों की पेमेंट, ये सब तो रहता है, लेकिन कंपेरेटिवली कम रहती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्टेब्लिश करना है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सब में डेवलपमेंट होगा, ठीक। अब अगली एनर्जी आती है हाइड्रो पावर प्लांट पे 12.5%, 12.2 पन बिजली, 12.2% पन बिजली, हाइड्रो पावर प्लांट को पन बिजली कहते हैं, ठीक। अब अगले आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी का एक्चुअली में पार्ट कितना हो गया हमारे यहाँ, लगभग 24% के आसपास है, जो हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में बिजली पैदा हो रही है। हो सकता है आगे बढ़ जाए, अगली बार आपको डाटा कुछ चेंज मिले तो 1-8% का ही ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको एक गेस मार्क हो जाएगा, इसलिए लिखवा दिया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसका लगभग
रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा सोर्स कहते हैं ना, अक्षय ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसी में आता है, नॉन कन्वेंशनल में हमारी समझ से। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो आप उसमें लिखिए 24.8% के आसपास। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से सोर्स है? सोलर है, लकड़ी, वुड क्या है, कौन सा सोर्स है वो? सोलर पावर प्लांट हो गए ना, सोलर पावर प्लांट और रिन्यूएबल में क्या होंगे? हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, यस, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हो गए और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हो गए। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हो गए और अटेंडेंस हो गई तुम लोगों की? कितने बच्चे हैं? बीस है। कहाँ है? दे दो उनको अटेंडेंस। अभी तुम लोग भरे ही नहीं। अरे यार, ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कितना मिनट हुआ?